जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हरिओम, आदेश, आदर्श, मुकेश, अश्वनी, प्रशांत, प्रिंस, प्रदीप, ऋतिक, हरिओम, संदीप, सुनील, सुशील, अंकित, मनोज, संजय, किरण, बबलू, संगम, राधा, मोहन, सत्यम, राहुल, ऋतिक, आलोक, पंकज, पवन, मुकेश, परवीन, प्रदीप, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अश्वनी, विशाल, विपुल, योगेंद्र, सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज ये हमारी पहली क्लास है, डेमो हमारी हो चुकी है और डेमो के अंदर आपको बताया गया प्यारे बच्चों कि हमारा जो सिलेबस है हिंदी स्पेशल 010 जो बैच है हमारा, उसके अंदर हम तमाम जितने भी हमारे एग्जाम होने हैं 2020 और 21 के अंदर, उन तमाम एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। विशेष रूप से यूपीएसआई, एमपीएसआई और लेखपाल जो राजस्व निरीक्षक का है, उसमें हम प्यारे बच्चों अलग से उसका प्रैक्टिस सेशन हमेशा कंटिन्यू हम जारी रखेंगे। तो जो भी बच्चे इसमें यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या एमपीएसआई या राजस्व निरीक्षक या लेखपाल से संबंधित जो भी अपनी तैयारी करने चाहते हैं, क्योंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सभी एग्जामों में, तो बेफिक्र होकर बिना किसी टेंशन से चिंता मुक्त होकर आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट करके सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल चाहे राजस्थान पटवारी का हो, देखो मैं पहले ही ऑलरेडी पोस्टर के माध्यम से भी बता चुका हूँ, वर्बली आज मैं प्यारे बच्चों आपको बोल भी रहा हूँ और पीडीएफ भी मैं आज डाल दूंगा। इसमें सारा जो सिलेबस है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वो सारा सिलेबस हमेशा स्पेशल जो बैच आते हैं उनमें हम कराते हैं, चाहे वो हमारा जीएस का हो, रीजनिंग है, मैथ है, या फिर प्यारे बच्चों इंग्लिश का हो, या फिर यहाँ हिंदी का जो बैच है जो आपने परचेज किया है, हम इसकी बात करें। स्पेशल का मतलब यही होता है कि तत्काल हाल फिलहाल में होने वाले तमाम एग्जाम या आने वाले समय में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें हम इसमें प्यारे बच्चों सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल DSSB के जो जूनियर असिस्टेंट का है राज, उसका भी प्यारे बच्चों सिलेबस इसमें कवर होगा। एक बार आप पीडीएफ खोल के जरूर देख लेना, क्लास के लास्ट में मैं वो सारा सिलेबस ऑलरेडी जो भी आपका है उसमें टॉपिक वाइज वो सारी की सारी चीजें मैं टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज उसमें मेंशन किया हूँ। उसी को देखने से पता चल जाएगा कि आपको इस बैच में जो भी पढ़ना है उसका केवल 60% 70% ही पढ़ना है, क्योंकि मैं तो प्यारे बच्चों इसमें वो टॉपिक भी कराऊंगा जो किसी एक ही एग्जाम में आते हैं, बाकी जगह नहीं आते हैं। जैसे काव्य शास्त्र है, ठीक है, जैसे भाव पलवन है, संक्षेपण है, पत्र लेखन है, तो वो प्यारे बच्चों आपके यहाँ पे नहीं आता है। तो इसके आपको ये ध्यान रखना है, टीचिंग से जुड़े हुए तमाम जो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, कॉमन पेपर में जो हिंदी आती है 20 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर की, उसका भी सिलेबस हम इसी के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कम से कम इस पूरे बैच में 50 क्लास होगी और उस 50 क्लासों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है 3000 प्लस क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका दिन रहेगा हमारा फ्राइडे और सैटरडे का। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्यारे बच्चों हम मिक्स क्वेश्चंस लेंगे, अलग अलग जो एग्जामों में पूछा गया है उनका सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से इसका राइट आंसर ये हुआ है और बाकी के 3 राइट नहीं हुए हैं, उसका कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है। तो प्रीवियस जो भी पेपर होते हैं वो भी सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, चाहे वो DSSB है, केवीएस, एनवीएस है, चाहे वो टेट का एग्जाम है या सुपर टेट है, चाहे वो प्यारे बच्चों यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल है या राजस्व निरीक्षक लेखपाल है, या एनीथिंग राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, आरपीएससी का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, या प्यारे बच्चों को लोकल जो बॉडी होती है एग्जाम जो कंडक्ट कराती है उसमें जो भी हिंदी का सिलेबस दिया है सारा कवर यहाँ पे होगा। इस बात से आप निश्चिंत रहो। दूसरी चीज, पहला आज टॉपिक हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और वो टॉपिक है हमारा वर्णमाला। क्योंकि अब इससे पहले जो डेमो दी थी उसमें हमने एक झलक दिखाई थी कि हम प्यारे बच्चों किताब नहीं पढ़ाते, किताब पढ़नी होती तो हम ये बैच क्यों लेके आते हैं। एकदम नए तरीके से हम चीज़ों को सामने रखते हैं, आप तभी हमसे समझ सकते हो चीज़ों को और ज़िंदगी भर के लिए हिंदी से अपनी 7 पीढ़ी को फ्री कर सकते हो या आप अपने आप खुद फ्री हो सकते हो जब आपके पास जो पहले से जो नॉलेज है उसको आप साइड में रखते चलोगे। क्योंकि टीचर के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो किताबों में नहीं है, टीचर के पास ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो किताबें नहीं समझा पाई, क्योंकि टीचर का अपना खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है। प्यारे बच्चों, उस अनुभव का फायदा टीचर के आप उठा सकते हो वो तब जब आप पहले थोड़ा सा पेशेंस रख के तमाम उन कंडीशनों को, तमाम उन लॉजिक को सही तरीके से समझोगे और बाद में क्वेश्चन पे आप उनको अप्लाई करके राइट आंसर निकालने की कोशिश करोगे।
अब वो तो था एक डेमो, उसमें डेमो में ये उठाया, बच्चों की डिमांड थी कि मैं हर जो भी बैच मेरे आते हैं 10वां बैच है, मैं उसमें एक नया टॉपिक लेता हूँ, ताकि जो बच्चे इस बैच को परचेज करना नहीं चाहते, ठीक है, उनके लिए भी एक टॉपिक का रिवीजन हो जाए, या उनके लिए भी एक नया टॉपिक यूट्यूब पे चला जाए, ताकि वहां से वो हेल्प लेके अपने उन चीज़ों को कर सकते हैं। पुराने बच्चों के लिए जो स्पेशल हिंदी 4 और 6 के बच्चे हैं, कम से कम 45% चीजें इस बैच में अलग मिलेगी। 45% एग्जाम्पल अलग होंगे, 45% से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। 45% अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पुराने बैच की आप लोगों की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ना वो वीडियो आपके पास है, ना नोट्स हैं। यहाँ नोट्स नए सिरे से बने स्मार्ट बोर्ड के आधार पे, इसलिए नोट्स भी एकदम नए हैं। तो सन्नी और बाकी जो पुराने बच्चे इस बैच को खरीदे हैं तो उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि एक तो सिलेबस भी अलग है, बहुत सारी चीज ऐसी है जो बैच 4 में नहीं कराई गई थी, क्योंकि वहां ऑलरेडी हमने बताया था कि हम पर्टिकुलर इस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं। तो वहां ऐसे ही हम कह रहे हैं कि टारगेट हम 3 भर्तियों को कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस हम सबका करवा रहे हैं। तो टारगेट का मतलब ये हुआ कि हम प्रीवियस के जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें यूपीएसआई के, एमपीएसआई के, लेखपाल के, राजस्व निरीक्षक के, DSSS, एनवीएस, केवीएस के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मिक्स क्वेश्चंस हम उठाएंगे प्रैक्टिस के अंदर। और पर्टिकुलर प्यारे बच्चों हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। आज मान के चलो मैं वर्णमाला पहले आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो वर्णमाला से कम 90 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसमें तमाम में वेराइटी आएगी जो राजस्थान पटवारी में पूछी जाएगी, राजस्थान कांस्टेबल में पूछी जाएगी, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार के कांस्टेबल में पूछी जाएगी, कुछ बचता ही नहीं है। आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस का जो प्री वाला पेपर होता है, इससे आप प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी का पेपर, आरओ, एआरओ में एक, तो वो पेपर आप कवर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्टिव जो हिंदी है लिखित वाली, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता है, ठीक है, वो नहीं कराएंगे। बाकी दुनिया में हिंदी का जो भी सिलेबस किसी भी भर्ती का है, उसका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक इसके अंदर होगा, और वो आपकी डिमांड के आधार पे भी वो टॉपिक कराया जाएगा। मान के चलो कोई टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना है, मान के चलो कोई टॉपिक केवल और केवल आपकी भर्ती में आता है, बाकी जगह नहीं आता है, तो उस एक बच्चे की वजह से भी वो तमाम टॉपिक प्यारे बच्चों इसमें लेंगे। लेकिन साहित्य का जो रोल है वो तो कराएंगे बेटे हिमांशु, वो तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक वो कराएंगे, काव्य शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं एमपी में वो भी कराएंगे, भाव पलवन आता है, संक्षेपण आता है आपके यहाँ, ठीक है, जो बाकी जगह नहीं आता है। आपके यहाँ काव्य शास्त्र है, काव्य का हेतु, ठीक है, काव्य के लक्षण है, ठीक है, वो जो आते हैं केवल और केवल आपके यहाँ आते हैं, बाकी जगह नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे टीचिंग वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पेडागोजी आती है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आएगी। सीटेट के एग्जाम को छोड़कर पेडागोजी कहीं नहीं पूछी जाती। यूपी के जो एग्जाम है वहां टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो हम वो हिंदी का टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी की पेडागोजी भी पढ़ाएंगे, जबकि वो किसी दूसरे बच्चों के पेपर में नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक और सब टॉपिक यहाँ पे इस बैच में लिया जाएगा। और टॉपिक कर देते हैं शुरू, और वो है प्यारे बच्चों हमारा वर्णमाला। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। एक तो प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन हुई। दूसरा, आखिरकार ये वर्ण है क्या? वर्ण जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना हो सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ कै एक वर्ण है, अगर मैं इसको इस रूप में लिख दूं तो आप इसको वर्ण नहीं मानोगे। यानी कि यहाँ पे अगर ये ए एक वर्ण है और इसको प्यारे बच्चों में इस रूप में लिख दूं तो आप इसको वर्ण नहीं मानोगे, क्योंकि इसके प्यारे बच्चों 5 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक है,
दूसरा टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा टुकड़ा ये, चौथा टुकड़ा ये, पांचवा ये। तो ये वर्ण नहीं कहलाएंगे। वर्ण केवल और केवल ये कहलाएगा, वर्ण ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके टुकड़े नहीं हो सकते। आप इसको कह नहीं मानोगे, आप ये जो 4 टुकड़े इसके हुए हैं इसको आप वर्ण नहीं कहोगे। तो जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसके बाद इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नाम इसका होता है अक्षर। वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो क्या कहलाता है? अक्षर। दूसरा जो पॉइंट है, जिसे नष्ट ना किया जा सके वो भी क्या कहलाता है? अक्षर। आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये जो अक्षर शब्द हैं ये ऐसे बना है, इसमें एक तो प्यारे बच्चों ये यहां से लेके यहां तक ये क्षर है और ये है। तो यहाँ क्षर का मतलब होता है कि जो नष्ट हो, जैसे मर्दाक्षण, मर्दाक्षण मतलब जो नष्ट हो जाए। तो यहाँ ए आगे लगा दिए जो नष्ट ना हो। तो कोई भी चीज प्यारे बच्चों नष्ट कौन सी नहीं होती? जो कभी पैदा नहीं होती। तो ये जो वर्णमाला में जो हम प्रयोग करते हैं 52 वर्णों का, ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि वास्तव में ये आए कहाँ से, इनका जन्म कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ। और जो वस्तु कभी जन्म नहीं लेती, जो पैदा नहीं होती, तो वो कभी नष्ट भी नहीं होती। जैसे सूरज और चांद को किसी ने नहीं बनाया, ये अपने से पैदा हुए हैं। इसलिए सूरज और चांद परले आ जाए, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, आज से 1000 साल पहले भी थे, अभी भी हैं, 1000 साल बाद भी रहेंगे। क्योंकि जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई वो नष्ट भी नहीं होगी, और जिसको बनाया जाता है, जिसको पैदा किया जाता है, वो नष्ट जरूर होगी। तो इसको अक्सर इसलिए कहा गया, एक तो मौखिक रूप, जब हम वर्बली बोलते हैं ए आ ई कै खे गे गे, तो ये अक्षर कहलाएंगे, वर्ण नहीं कहलाएंगे। लेकिन कि लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और मौखिक रूप को जो वर्बली हम बोलते हैं उसको हम अक्षर कहते हैं। तो वर्ण का जो मौखिक रूप है, वर्बली जब हम बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। एक और इसका तीसरा नाम होता है, और वो तीसरा नाम होता है प्यारे बच्चों इसका ध्वनि। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज यानी कि साउंड होती है, आवाज होती है। जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उस वर्ण का उच्चारण करने के दौरान कोई ना कोई साउंड आएगी। जैसे हम इसमें उच्चारण कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ के, इसका उच्चारण कर रहे हैं यहाँ में, और इसका उच्चारण कर रहे हैं हम ले। इसकी साउंड अलग है, इसकी साउंड अलग है, इसकी साउंड अलग है। तो जब साउंड अलग अलग आई, आवाज अलग अलग हुई, तो इस वजह से ये क्या कहलाया? ध्वनि कहलाया। तो अब क्वेश्चंस यहाँ अपने आप में ये बने, एक तो प्यारे बच्चों यानी कि डेफिनेशन वाले, और दूसरा जो क्वेश्चंस बने कि जो वर्ण है उसी को हम अक्षर भी कहते हैं, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक साउंड होती है, उसके उच्चारण करने से कोई ना कोई एक साउंड निकलती है, और वो साउंड डिफरेंट होती है। और जब साउंड डिफरेंट हुई तो इसी वजह से उसको एक और नाम दे दिया गया, वो दे दिया गया ध्वनि। अब आपको ये ध्यान रखना है, पूरी वर्णमाला में जो भी कॉन्सेप्ट आए वे सारे के सारे 2 तरीके से निर्धारित किए गए। कुछ तो व्याकरण शास्त्रियों ने अपना मत विचार व्यक्त किया, और कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने। तो प्यारे बच्चों, भाषा वैज्ञानिक ने भाषा की संरचना, उसके स्वरूप को एक अलग तरीके से परखा, और व्याकरण शास्त्रियों ने एक अलग रास्ता तैयार किया। तो वहां जहां पर ये दोनों के प्यारे बच्चों वास्तव में विचार भिन्न भिन्न हो जाते थे, तो वो चीज बन जाती थी अपवाद। वो क्या बन जाती थी? अपवाद, कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, वो कहलाती है अपवाद। लेकिन जहां पे दोनों सहमत हो जाए किसी एक कंडीशन पे, वो प्रमाणिक और साइंटिफिक तरीके से चीजों को प्रूफ माना गया। तो यहाँ ये डेफिनेशन थी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई
सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई बताइए क्या होगी। और आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास है ध्वनि। और यही लॉजिक है जिसको आपको समझना है। दूसरा ध्वनि, तीसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों अक्षर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास सभी। ये ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता था तो ऑप्शन आपके क्या होते थे। जब पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एक शब्द होता था, दूसरा पद होता था, तीसरा वर्ण होता था और चौथा इसमें वाक्य होता था। तो ये पहले जमाने का क्वेश्चन हुआ जो किताबों में दिया हुआ है। क्लियर। तो क्वेश्चन वही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई बताइए कौन सी है। तो आप इसका आंसर फटदे से दोगे सर, इसका आंसर ना 3 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन आज जो आपको 4200-4600 पे ग्रेड पे भर्ती होना है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेंड ही चेंज हो गया, क्वेश्चंस की वैरायटी, तो क्वेश्चंस तो वही है लेकिन उसके ऑप्शन क्या हो गए अलग। अब आपके जो आपने आंसर दिए, कोशिश करो, गलती करो बेटे। सीखने सिखाने का काम तो हमने आज स्टार्ट किया है और जो 1.5 महीने तक चलेगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है सारी चीजें लॉजिकल आएगी, सीक्वेंस में आएगी, बस पेशेंस रख के पढ़ना है। तो आप जितनी भी गलती कर सकते हो लाइव क्लास में करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो गलती आप यहाँ कर दोगे वो कभी भी आप पेपर में नहीं करोगे। अगर यहाँ आपने गलती नहीं की तो उसकी गुंजाइश रहती है कि वो गलती आप पेपर में जरूर करोगे, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो चीज एक बार सेव हो चुकी है, जब तक उसका सीक्वेंस नहीं जानेंगे, लॉजिक नहीं जानेंगे, तब तक वो डिलीट नहीं होगी और तब तक वो व्यवस्थित भी नहीं होगी। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इसका राइट आंसर है सेकंड 2, जबकि आप में से 99% बच्चे बता रहे हैं 4, सभी बता रहे हैं। राइट आंसर क्या है, ध्वनि है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि। ऐसा क्यों हुआ, देखो बेटे, यहाँ पे एक कै एक वर्ण है और इस कै में 2 साउंड है, एक आधे कै की है और एक कै की। इस आधे कै को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब इसमें साउंड 2 हुई तो स्वाभाविक बात है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। तो जब ऑप्शन में ध्वनि नहीं होगा तब राइट आंसर वर्ण होगा, और जब वर्ण और ध्वनि दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तब अक्षर होगा, और जब अक्षर भी नहीं होगा तब भाषा की लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाएगा। ये लॉजिक जिसको पता है उसका ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो गए तैयार। यानी कि वहां पर जब तक ऑप्शन में ध्वनि है राइट आंसर ध्वनि, और जब ऑप्शन में ध्वनि नहीं होगा राइट आंसर वर्ण, और जब वर्ण और ध्वनि दोनों नहीं होगा फिर अक्षर, और जब अक्षर भी नहीं होगा तब फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, शब्द। वाक्य कभी भी भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई नहीं हो सकती। हाँ, तो हनी की फीस नहीं कट रही, कट जाएगी बेटे, वो आ जाएगा। आप कोशिश करो, 1-2 दिन कई बार समय लग जाता है। हाँ, मैंने बता पेशेंस रखना। देखो आपने हम पे भरोसा किया है, हम अपने इस सिस्टम पे भरोसा कर रहे हैं जो कि एक प्यारे बच्चों एक मशीन है। अभी ये मशीन हमें भी धोखा दे सकती है कभी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा उस भरोसे को लास्ट तक बनाए रखना है, और लास्ट में आप इतने खुश होके हिंदी से जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओगे कि दोबारा से आपको रिवीजन भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए जिन बच्चों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब बेटे आपके पास ना अभी नेट नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी में नहीं हो जहाँ पे स्पीड हो नेट के। क्योंकि जब आपके पास नेट की शॉर्टेज होगी तो स्वाभाविक बात है आपको वीडियो भी सही नहीं चलेगी, या रुक रुक के चलेगी, या साउंड भी आपको क्लियर नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ से कम ही दिक्कत होती है, एक आध बार कभी ऐसा होता है। अब क्वेश्चन क्या बना, इसके आधार पे हम क्या क्या समझे कि इनमें सबसे पहले क्या आएगा, इनमें सबसे पहले आएंगे प्यारे बच्चों ध्वनि, और ध्वनि के बाद नंबर किसका आएगा, वर्ण, और वर्ण से फिर क्या होंगे प्यारे बच्चों, अक्षर बनेंगे, अक्षर से फिर क्या बनेंगे, शब्दांश, और शब्दांश क्या होते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग को भी तो शब्दांश कहते हैं, और इनसे क्या बनते हैं फिर शब्द बनते हैं। क्लियर। और इसके बाद जो नंबर आएगा शब्द के बाद वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, पद का नंबर आएगा। किसका आएगा, पद का। क्लियर।
और पद से क्या बनेंगे, पदबंध बनेंगे। और पदबंध का अर्थ क्या होता है, वाक्यांश यानी कि उपवाक्य। इसको क्या कहते हैं, वाक्यांश या उपवाक्य। क्लियर। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शीर्षक यानी कि टाइटल। और इससे क्या बनेगा फिर, वाक्य बनेगा। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर। दूसरी चीज, इस वाक्य से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वाक्य से बनेगा अनुच्छेद। वाक्य से क्या बनेगा, अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ। और अनुच्छेद से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अध्याय यानी कि चैप्टर। और अध्याय से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, रचना। रचना मतलब कोई भी पुस्तक बनेगी, काव्य बने। इसका मतलब ये हुआ, आपको एक पुस्तक लिखने के लिए इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। किस किस की, ध्वनि की, वर्ण की, अक्षर की, शब्दांश की, शब्द की, पद की, पदबंध की, वाक्य की, अनुच्छेद की, अध्याय की, रचना की। जो मैं ओब्लिक दे के लिख रहा हूं उनका मतलब एक ही है। जब यहां मैंने ओब्लिक दे दिया ना, जिसे हम पदबंध कहते हैं, इस पदबंध का ही दूसरा नाम वाक्यांश। वाक्यांश मतलब सब सेंटेंस। ठीक है। जैसे उसने कहा, ये उसने कहा क्या हो गया, ये उपवाक्य हो गया, सब सेंटेंस हो गया। ठीक है। जैसे फिल्मों के नाम नहीं होते हैं, वो शीर्षक है, वो उपवाक्य होते हैं। ऐसे ही फिर वह स्कूल जाता है, ये वाक्य हो गया। इन्हीं अनेक वाक्यों को जोड़ेंगे, वह स्कूल जाता है, कक्षा 7 में पढ़ता है, उसका नाम मोहन है, ये अनुच्छेद बन गया। अनुच्छेद से क्या बनेगा, फिर चैप्टर बनेगा, पार्ट बनेगा। और फिर पार्ट जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो रचना, पुस्तक बनती है। तो ये हो गए बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। और यही क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है और यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछा जा रहा है फिलहाल के एग्जामों में। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगर वो पूछे भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, या भाषा के स्थान पर वो यहाँ वाक्य का प्रयोग करे, वो किसी का भाषा जरूरी नहीं है, वो कहेगा कि वाक्य की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई बताएं। तो अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो राइट आंसर ध्वनि, ध्वनि नहीं है तो फिर वर्ण, वर्ण नहीं है तो फिर अक्षर, अक्षर नहीं है तो फिर शब्दांश अर्थात उपसर्ग, और उपसर्ग नहीं है तो शब्द। क्लियर। ये तो रही भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहां से, एक क्वेश्चन तो हमारा ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, भाषा की वर्धतम या बड़ी इकाई, इकाई मतलब यूनिट, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वाक्य। वो क्या होगा, वाक्य होगा। क्लियर। वर्धतम मतलब होती है सबसे बड़ी, विशाल। जैसे कहते हैं ना विशालकाय जानवर यानी कि हाथी, तो जो विशाल के सेंस में हम प्रयोग करते हैं, सबसे बड़ी की सेंस में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्धतम। तो भाषा की वर्धतम यानी कि सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वाक्य है, और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। तो ये रहे हमारे दो क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन यहां से आता है वो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वर्ण के भेदों से। ये तो हमने वर्णों के बारे में चर्चा कर ली, वर्ण के भेद। और वर्ण के अपने आप में दो भी भेद होते हैं और तीन भी होते हैं। अब इसका कारण क्या है, अब ये 213 नहीं है, ये तो 2 या 3, उसको समझो लॉजिक को क्या है। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों वर्ण में स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, और तीसरे हम प्रयोग करते हैं अयोगवाह। क्या करते हैं, अयोगवाह वर्ण। जैसे अगर हम स्वर की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, तो वे कौन कौन से वर्ण होते हैं, एक तो ये ए, आ, ई, बड़ा ई, इसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये वाला री, ए, बड़ा ए, औ, ये वाला औ।
क्लियर, हिंदी में ये होते हैं, ठीक है 11। संस्कृत में 13 होते हैं। इनमें से एक ये आ जाता है 12वां और एक ये 13वां आ जाता है। ये कहाँ होते हैं दोनों? संस्कृत में। तो कुल होते हैं 13, हिंदी में प्रयोग होते हैं 11। क्लियर, 4 4 8, 8 और 3 11 हो गए। अब इनके बारे में भी बताएंगे ये क्या है। इसके अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एक होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं। ये कितने वर्ण होते हैं? 25, 25। क्लियर। दूसरे होते हैं इनमें प्यारे बच्चों अंतस्थ व्यंजन। कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन। ये 4 वर्ण होते हैं, यानी कि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, इसमें ये, रे, ले और वे। इसके बाद तीसरे जो होते हैं वो होते हैं ऊष्म। इसका दूसरा नाम उष्मान भी होता है, ऊष्म व्यंजन। तो ये इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन कौन से होते हैं? तीनों तरह के से और एक ये हैं। और एक इसमें चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। ये भी व्यंजन में आता है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो भी 4 वर्ण होते हैं। प्रयोग हम 5 का करते हैं। कौन कौन से? एक तो प्यारे बच्चों ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वां लिख देते हैं यहाँ सर्कल में अभी, ठीक है। प्रयोग हम 5 का करते हैं, लेकिन काउंट हम 4 को करते हैं, क्योंकि उसको इस रूप में लिख लेते हैं, आधा दे और ये के रूप में। क्लियर। प्रयोग हम कर रहे हैं अलग अलग, इसलिए वो काउंट नहीं करते, उसका भी लॉजिक बताएंगे। और एक 5वां और होता है, वो लिख देते हैं यहाँ पे, और उसको कहते हैं हम उत्क्षेपित व्यंजन। और ये होते हैं 2। ये कितने होते हैं? 2। एक तो होता है ये और दूसरा होता है ये। क्लियर। ये 2 और जो व्यंजन हैं, ये क्या मूल जो व्यंजन के भेद होते हैं ना, वो होते हैं 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और कुल जो भेद होते हैं वो होते हैं 5, संयुक्त भी होता है, उत्क्षेपित भी आते हैं। सबके बारे में चर्चा करेंगे, बस आप इसको एक बार देखो। अयोग व अपने आप में जो प्यारे बच्चों वर्ण होते हैं, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो एक तो होता है ये और एक होता है प्यारे बच्चों ये। तो वर्णों के रूप में तो हम प्रयोग 2 में करें, अंक के अंगूर और आना खाली। इसका मतलब इसमें एक तो प्यारे बच्चों हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार। ठीक है। जैसे अनुस्वार ये वाला जो ऊपर लगा हुआ है, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। दूसरा हम किसका प्रयोग करते हैं इसमें? विसर्ग का। ये यहाँ जो लगा हुआ है ये विसर्ग वाला कहलाता है। एक और भी होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? हलंत। ठीक है। जैसे हमने पाठ्य शब्द ले लिया, यहाँ हमने क्या किया भाई, हमें आधा दय लिखना है तो हलंत लगाना पड़ेगा। हम बिना हलंत लगाए लिख ही नहीं सकते दय को। ऐसे प्यारे बच्चों ठय हमें लिखना है, हलंत लगाना पड़ेगा। डय लिखना है, हलंत लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, डय लिखना है तो हलंत लगाना पड़ेगा। तो ये भी अयोग वा में ही माना जाता है। भाषा वैज्ञानिक व्याकरण शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। एक इसी में ही हम चौथा प्रयोग करते हैं, और वो है अर्धचंद बिंदु। क्या है? अर्धचंद बिंदु को भी कुछ व्याकरण शास्त्री अयोग वाह में ही मानते हैं। अर्धचंद बिंदु क्या होता है? ये वाला। कहाँ पे प्रयोग होता है? जैसे आंख, जैसे दांत, मुंह, गांव, चांद, इन सब पे क्या प्रयोग होता है? अर्धचंद बिंदु। कुछ तो कहते हैं कि ये विराम चिन्ह है, ये अनुस्वार भी, विसर्ग भी, हलंत भी और अर्धचंद बिंदु। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तो विराम चिन्ह है, इनका प्रयोग तो हम विराम चिन्हों में करते हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्री कहते हैं नहीं,
ये अपने आप में अयोग वहा है। अयोग वहा का प्रयोग प्यारे बच्चों हम वर्ण के साथ ही करते हैं। ये चिन्ह होते हैं, मानते हैं बात, ठीक है, लेकिन मान के चलो मैंने यहां ये चिन्ह लगा दिया, तो इस चिन्ह का इसका मतलब क्या है? या मैंने यहां ये चिन्ह लगाया, या मैंने यहां ये चिन्ह लगाया, या ये चिन्ह लगाया, तो बिना वर्ण के तो आप प्रयोग कर ही नहीं सकते इनको। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, अब 699 हो गई है फीस, यानी हाँ वो 2 घंटे के लिए थी। 599 फीस 23 तारीख को 7 से 9 के बीच में थी, ठीक है, क्योंकि वहां हम डिस्काउंट देते हैं अपने पुराने बच्चों को, क्योंकि पुराने बच्चों के पास नए बच्चों से पहले मैसेज पहुंच जाता है कि कब कौन सा बैच आ रहा है। अगर कोई पुराना बच्चा, वो आपके लिए भी थी, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन थी तो उस समय 7 से 9 के बीच में 23 तारीख जिसने भी पेमेंट किया है वो 599 ही पेमेंट हुआ है। उसके बाद 100 रुपये बढ़ गई। अगला जो बैच आएगा तो उसमें हो सकता है यही फीस रहे या फिर 100 रुपया और बढ़ जाए, ठीक है। तो वो प्यारे बच्चों एक हमारा जो मैनेजमेंट है वो तय करता है उस चीज को, ठीक है। हाँ, वीओडी बिल्कुल मिलेगी बेटे, ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। पुराने बैच मान के चलो किसी का पेपर, देखो हमारे लिए ना यहाँ एक एक बच्चा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर किसी का हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे 1.5 महीने में, सिलेबस कंप्लीट करेंगे 40 से लेके 50 क्लास के बीच में, और 40 क्लास तो एक दिन में हो नहीं सकती, वो तो रोज तो एक ही क्लास होगी ना। लेकिन कोई एग्जाम आ जाता है, कोई एग्जाम की डेट आ जाती है अचानक, और हमें पता है कि हमारे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस एग्जाम को दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी हम पुराना जो बैच है हमारा उसकी सारी वीडियो उठा के डाल देते हैं आपके बैच में। जिसको आपको फटाफट पढ़ना है वो उस वीओडी को खोल के भी पढ़ सकता है। अदरवाइज ये सारी वीडियो आप प्यारे बच्चों आपके पास रिकॉर्डेड रहती है, और ये सारी आपके पास रिकॉर्डेड मार्च तक रहेगी। ये 6 महीने की हम वैलिडिटी दे रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके 6 महीने कंप्लीट होंगे। सितंबर को हम काउंट कर ही नहीं रहे। उसके बाद भी हमें लगता है कि मार्च के बाद अप्रैल में कोई पेपर है तो फिर हम 1 महीना और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की, कहने की, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस बैच हमारा एक अलग से आएगा आज से 15 दिन बाद, और उसका टाइमिंग रहेगा 8 से 9:30 बजे। तो उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस कराएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे अलग से, सिर्फ सॉल्यूशन देंगे क्वेश्चंस के आंसर का, लेकिन लॉजिक सारे रखेंगे, ठीक है। तो जिसने पहले पढ़ा है या जो सोच गया है कि मैं किताब पढ़ चुका हूं या हिंदी में दाएं बाएं पढ़ा हूं और मेरी हिंदी अच्छी है, उसको अगर देखना है कि मैं कितने पानी में हूं, कितने क्वेश्चन में कर पा रहा हूं, तो वो उस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करेगा जो आज से 15 से 20 दिन के बाद आएगा, जिसका टाइम रहेगा 8 से 9:30 बजे। लेकिन मैं इस बैच में 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा फ्राइडे और सैटरडे के दिन, जो कि आपका डाउट सेशन भी है, आपके साथ डिस्कशन भी करना है। बाकी मंडे टू थर्सडे हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, नए टॉपिक को रोज पढ़ाते हैं जैसे आज पढ़ा रहे हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तब तक तो हम प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, क्योंकि जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला भी अपने आप में 4 अलग अलग सेक्शन हैं। एक तो वर्ण का परिचय हुआ, वर्ण भेद के, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ये सारे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान है, फिर वर्णों का उच्चारण स्थान है, वर्ण विन्यास है, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग है। ये 4 अलग अलग सेक्शन है वर्णमाला के। इसमें से सिर्फ स्वर और व्यंजन के भेद पढ़ा के खत्म कर देते हैं किताब भी और लोग भी, लेकिन हम यहाँ वर्णों के 8 जो उच्चारण स्थान है वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद भी पढ़ाएंगे। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का जो सही क्रम है वो भी सिखाएंगे कि वो कैसे आपको पहचानना है। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये क्या थे, ये केवल और केवल चिन्ह थे, लेकिन इन चिन्हों का प्रयोग तो वर्ण के साथ करना पड़ेगा ना आपको। और जब वर्ण के साथ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा तो एक तीसरा भेद बना दिया, और वो बना दिया अयोगवाह। क्या रख दिया? तो अयोगवाह वे चिन्ह होते हैं जिनका हम वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं, जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वर्णों के साथ उनका प्रयोग होने पर वे किसी न किसी सेंस को बताते हैं, किसी न किसी अर्थ को बताने का काम करते हैं। इसीलिए वर्ण के 2 भेद नहीं होते, वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, और तीसरा होता है अयोगवाह। मूल जो माने जाते हैं, मूल मतलब जड़, मूल ये 2 माने जाते हैं, और कुल 4। अब मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अयोगवाह बताइए कितने होते हैं, ऑप्शन में 4 भी है, राइट आंसर 4।
अगर ऑप्शन में 4 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, राइट आंसर 3। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तब राइट आंसर 2। 2 कौन से? अनुस्वार और प्यारे बच्चों विसर्ग। हमेशा जब भी इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए कि ऑप्शन में 2 भी हो, 3 भी और 4 भी हो, तब आपको ध्यान रखना मैक्सिमम डिजिट मानी जाती है। मैक्सिमम डिजिट का मतलब हुआ कि यहां जब ऑप्शन में 4 है, जब तक 4 है राइट आंसर 4 रहेंगे। जब तक प्यारे बच्चों ऑप्शन में 4 नहीं है, अब 2 और 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन आपको 1 दे दिया, 1 2 1 3 और 1 दे दिया 5। अब राइट आंसर क्या हुआ? 3 हुआ, क्योंकि 5 होते ही नहीं है। या तो 4 होते हैं, या 3 होते हैं, या 2 होते हैं। अब मान के चलो उसे पूछना है कि मूल भेद कितने होते हैं, और ऑप्शन में 4 भी हो, 3 भी हो, लेकिन मूल भेद पूछ रहा है क्वेश्चन। और जब मूल भेद पूछ रहा है तो 2 ही राइट आंसर होगा, चाहे ऑप्शन में 3 या 4 कुछ भी दिया हो। तो मूल भेद होते हैं प्यारे बच्चों ये 2। क्लियर? अनुस्वार और विसर्ग। और कुल अयोगवाह जो होते हैं इसके, तो कुल होते हैं 4, और 4 नहीं है तो ऑप्शन हो गया 3। ऐसे ही व्यंजन में भी होता है। व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। क्योंकि ये भी तो इन्हीं व्यंजनों से मिलके बने हैं, इसलिए इनको व्यंजन का भेद नहीं माना गया। मूल भेद 3 माने गए। लेकिन जब पूछेगा कि कुल व्यंजन के कितने भेद हैं, ऑप्शन में अगर 5 है तो राइट आंसर 5, क्योंकि ये उत्क्षेपित व्यंजन भी होता है। और ऑप्शन में 5 नहीं है तो 4 है, तो फिर राइट आंसर 4। और 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो फिर है 3। बेटे वो ऑप्शन बताता है कि वहां उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है? सर जी किताब में तो ये लिखा हुआ है। और दिक्कत मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, किताब किसी ब्रह्मा ने नहीं लिखी, उसने एक कंडीशन को माना और उसको वहां पे लिख दिया। अब वो क्या चीज बता रही है, क्या कह रही है, वो कैसे 3 होंगे, कैसे 5 होंगे, वो काम है टीचर का। ठीक, किताबें सिर्फ ये बोलती है कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये सारा काम टीचर का होता है। इसलिए अगर किताबों से सारी चीज समझ जाते तो फिर हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है व्यंजन के कुल भेद बताओ, और व्यंजन के कुल भेद बता के वो ऑप्शन आपको दे रहा है कौन से? एक ऑप्शन तो दे दिया उसने प्यारे बच्चों 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने 3, और तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने 6, और चौथा जो ऑप्शन दे दिया उसने वो दे दिया प्यारे बच्चों 8। और क्वेश्चन क्या था? व्यंजन के कुल भेद बताओ। और जब ऑप्शन में ना तो 5 है ना 4 है, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 ही होगा ना। तो इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? 3। अब मान के चलो वो प्यारे बच्चों यहाँ 6 और 8 नहीं देता, अब उसने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया 4 और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया उसने 5। क्वेश्चन वही है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्यंजन के कुल भेद बताओ कितने हैं, तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? 5 हुआ। क्योंकि जब वो ऑप्शन में 5 दे रहा है तब 5 मानोगे ना। तो वो उसके ऊपर डिपेंड हुआ कि वो पूछना क्या चाहता है। क्योंकि हम तो प्रयोग तो 5 कर रहे हैं व्यंजन के। एक तो हम स्पर्श करते हैं, ऊष्म करते हैं, संयुक्त करते हैं, उत्क्षेपित करते हैं। तो ये जो 5 अलग अलग भेद हैं, ये तो व्यंजन के ही तो भेद थे। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वास्तव में उसको क्वेश्चन किस तरीके का बनाना है। तो देखो बेटे ये क्या थे, ये सारे के सारे क्या थे? 11 स्वर। अब यहाँ पे भी वही चीजें हैं, ठीक है, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 11 और कुल स्वर होते हैं 13। 13 कौन से? अब प्रयोग तो इसका भी कर रहे हो, ऋतु में ऋचा में यही तो आता है, री कृष्ण में कृपा में यही तो आता है प्यारे बच्चों, ये वाला ही तो आता है। तो अगर वो वहां ऑप्शन में 13 भी दे रहा है और ऑप्शन में 11 भी दे रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो राइट आंसर 11 रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या है, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में कुल स्वर प्यारे बच्चों 11 ही होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया कुल स्वर कितने होते हैं और ऑप्शन में 13 भी है, तो राइट आंसर 13 ही होगा, क्योंकि अब वो हिंदी की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के और दिए गए ऑप्शन के आधार पे लॉजिकली अपना आंसर देना है। तो यहां आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ये क्या कहलाए, सारे के सारे स्वर कहलाए। क्यों कहलाए ये स्वर, इसकी डेफिनेशन भी आएगी। और ये क्या कहलाए, स्पर्श इसलिए कहा गया इनको क्योंकि जब हम इन कैसे लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण का उच्चारण करते हैं, हम डिटेल में चलेंगे, ऐसी तो सिर्फ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैसे लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण है इनको 5 वर्गों में बांट दिया, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग।
तो यहाँ कै खे गया गया चे छे ते थे, ये जो है ये स्पर्श इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो फेफड़े जो वायु छोड़ते हैं वो जीभ का स्पर्श करके बाहर निकलती है, तो इस वजह से इनका नाम रख दिया गया स्पर्श व्यंजन। अब इन 4 वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं य रे ल व का, तो हमारे फेफड़े पहले अंदर की तरफ को हवा खींचते हैं, और पहले जब अंदर की तरफ को हवा खींचते हैं और फिर वो बाहर छोड़ते हैं, तब हम ये रे ले और वे का उच्चारण कर पाते हैं। और यकीन नहीं आता तो आप यहाँ पे हाथ रखो, आपकी जेब में पर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये का उच्चारण करोगे, ये पहले आपका हाथ थोड़ा अंदर जाएगा और उसके बाद एकदम ऐसे नहीं कि वो पूरा अंदर चला जाए, टाइट नहीं रखना है, हल्का हाथ रखना है। पहले वो हाथ अंदर जाएगा और फिर वो बाहर निकलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले फेफड़ों ने वायु को लिया और उसके बाद में फिर वायु को छोड़ा। तो जब वायु को लिया और वायु को छोड़ा तो उच्चारण कर पाएंगे ये रे ले और वे। इसी वजह से अंतस्थ का मतलब होता है अंदर, जो अंदर की तरफ से उच्चारण हो अंतस्थ व्यंजन कहलाया। ये ऊष्म मतलब होता है गर्म। ये 4 वर्ण होते हैं से और है। इसमें फेफड़े गर्म वायु को बाहर छोड़ते हैं। यहाँ हाथ लगाओ, ये वाला उंगली नहीं खोलना है, ये वाला हिस्सा लगाना है आपको अपने मुंह के आगे, ज्यादा दूर भी नहीं लगाओ। और आप उच्चारण करके देखो तीनों तरह के से और है का, आपको यहाँ गर्म हवा लगेगी। बाकी किसी भी प्यारे बच्चों व्यंजन में गर्म हवा नहीं लगती है, लेकिन इसको ऊष्म इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम से और है का उच्चारण करेंगे तो प्यारे बच्चों गर्म एयर बाहर निकलती है, और जब गर्म हवा बाहर निकलेगी तो इसी वजह से ये कहलाए ऊष्म व्यंजन। सुपर टेट की क्लास प्यारे बच्चों जो बैच था वो तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, नया बैच आएगा नोटिफिकेशन से कुछ दिन पहले, लेकिन हिंदी जो सुपर टेट वाली है वो इसी में कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर आप सुपर टेट के पर्पज से पढ़ना चाहते हो तो ये भी वो बैच है, क्योंकि देखो स्पेशल बैच कोई भी होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें तमाम वे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सब के एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, सब टॉपिक सारा कवर कराते हैं। बिल्कुल लेंगे अजय, हरियाणा एसएससी में सबसे टफ हिंदी पूछी जाती है। हालांकि वहां हिंदी का रोल कम ही है, कभी 5 और कभी 12 क्वेश्चन से ज्यादा कभी नहीं आए, और मिनिमम 5 मैक्सिमम 12 क्वेश्चन हरियाणा एचएसएससी में आते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन वहां पे क्वेश्चंस के लॉजिक इतने जबरदस्त होते हैं कि वे 5-10 क्वेश्चन ही पूरी हिंदी की नॉलेज चेक कर लेते हैं, इसीलिए बिल्कुल उसको भी कवर कराएंगे। मैंने कहा ना ऑल इंडिया, ठीक है, संस्कृत नहीं कराएंगे इसमें, ठीक है, यहाँ हिंदी होती है बेटी। इसके बाद संयुक्त क्यों कहा? संयुक्त मतलब जो 2 अलग अलग वर्णों को, अलग अलग व्यंजनों को आपस में मिला के जो बनाए हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये होते हैं प्यारे बच्चों ये 4, 5वां भी होता है ये, लेकिन ये 5वां हम इसमें काउंट नहीं करते। जब क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो राइट आंसर 4, चाहे ऑप्शन में 5 भी दिया हो, हम मानेंगे कितने? 4। क्लियर? इसके बाद एक 5वां भेद होता है उतक्षिपित का अर्थ होता है फेंकना। तो यानी कि उतक्षिपित का मतलब होता है झटके के साथ हम जिसका उच्चारण करते हैं। ये जो 2 वर्ण होते हैं ना प्यारे बच्चों, यानी कि नीचे ये बिंदी लगी होती है, इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के या तो बीच में होता है या अंत में होता है, कभी भी शुरू में नहीं होता। जैसे ढक्कन शब्द है या ढेर है, आपने क्या देखा है? ढक्कन और ढेर में यहाँ बिंदी लगी होती है पहले। दोनों शब्द गलत हैं, दोनों वर्तनी गलत हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में आप इस बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हो इन वर्णों के साथ। या तो बीच में सड़क है, लड़का है, सड़क और लड़के में बीच में आया। डंडा शब्द है, डंडे में बाद में आया तो इसका प्रयोग होगा बिंदी के साथ। मेंढक शब्द है, पढ़ना है, तो इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी कंडीशन क्या है? उतक्षिपित का मतलब होता है फेंकना, उतक्षिपित का मतलब होता है उछलना, उतक्षिपित का मतलब होता है झटके के साथ किसी वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं तो वो कहलाते हैं उतक्षिपित व्यंजन। और वो ये 2 व्यंजन होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उतक्षिपित व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वो कितनी होती है? 2। क्लियर? चलो, इसके बाद में अयोग वाक्य की भी चर्चा हो गई। अब लेते हैं इसको डिटेल से। पहले आप यहां पे पढ़ो प्यारे बच्चों, अपने आप में जो ये अयोग वाह की कंडीशन है इसको समझेंगे। पहले ये अयोग वाह आखिरकार है क्या? वर्ण का कौन सा भेद है? तीसरा भेद है। अयोग वाह
एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा वर्णों के साथ किया जाता है अतः वर्ण का तीसरा भेद अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ये तो एक स्टेटमेंट रही। दूसरी स्टेटमेंट, बिना वर्णों के इन चिन्हों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अयोगवाह की मूल भेद दो तथा कुल भेद 4 होते हैं। क्लियर? ये इतना समझ में आ गया। अयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह हैं। कौन से चिन्ह हैं प्यारे बच्चों? एक तो ये अनुस्वार आ गया, एक ये विसर्ग आ गया। आपसे पूछा अयोगवाह वर्ण बताइए, ये दोनों के दोनों क्या कहलाए? अयोगवाह वर्ण कहलाए। ये क्या कहलाए? अयोगवाह वर्ण। बिना वर्णों के इन चिन्हों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब फिर हमें क्या हमें भेद मानने पड़ेंगे अयोगवाह को। जिन किताबों में लिखा है कि वर्ण के 2 भेद है, तो वो बात केवल और केवल 10th क्लास तक सही है, क्योंकि 10th तक सिर्फ 2 ही भेद पढ़ते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। लेकिन 10th के बाद जितने भी आप पेपर दे रहे हो, सब में प्यारे बच्चों वर्ण के 3 भेद हैं, और वो तीसरा भेद क्या होता है? अयोगवाह। तीसरा भेद क्या होता है? अयोगवाह। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये तो है अयोगवाह, इसमें एक लिया हमने अनुस्वार। क्लियर? इसके बाद इसका लिया हमने चिन्ह, और इसका जो चिन्ह है प्यारे बच्चों वो है ये। क्लियर? फिर हमने यहां शब्द प्रयोग करके दिखाया आपको कि इसका प्रयोग कहां कहां करेंगे, कहां कहां प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम संख्या में, इसका प्रयोग और कहां होता है? संज्ञा में, संसार, संस्कृति, संविधान। क्लियर? संशय, संहार, मयंक, अंक, अंकित, एनीथिंग। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ इन पे ही होता है। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे के बताया हूं कि ये जो बिंदी लगाई है ना बेटे हमने, ये जो बिंदी लगाई है इसी को हम क्या बोलते हैं?
अनुस्वार बोलते हैं इसको। अनुस्वार कहे या अनुस्वर कहे, तो ये जो चिन्ह है ये ही अयोग वाक्य कहलाता है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है विसर्ग। आराम आराम से पढ़ेंगे चीजों को, लॉजिकली पढ़ना ऐसा है कि जिंदगी में दोबारा से रिवीजन ना करना पड़े। शब्द आ गया प्यारे बच्चों, प्रातः काल, विसर्ग लगा हुआ है। पुनः आगमन, पराय, अतः एवं, दुख कर रहे हैं ना प्रयोग। अब एक बात बताओ, जब आप इस विसर्ग का भी प्रयोग कर रहे हो और इस अनुस्वार का भी, तो आप वर्ण के तो भेद दो कैसे मान लोगे, स्वर और व्यंजन? तो जब इसका प्रयोग कर रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इस्तेमाल कर रहे हो, लिखते समय भी और उच्चारण करते समय भी, अगर प्यारे बच्चों में यहां पर ये हटा दो, ये उच्चारण करना एक बार क्या है, ये अथ है। अब इसका उच्चारण करना, ये क्या बोलते हो आप, अतः। अब क्या हुआ, उच्चारण भी बदल गया आपका और लिखने का तरीका भी बदल गया। तो जब उच्चारण भी बदला, लिखने का तरीका भी बदला, तो दो कहां रहे इसमें? तो ये क्या था हमारा, ये स्वर था, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये व्यंजन है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अयोग वाह है। इसीलिए कितने प्रयोग कर रहे हैं हम, और 3 कर रहे हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। ये इसमें स्वर है, ये तय इसमें व्यंजन है। तो अतः इस बात को प्रूफ करता है कि वर्ण के 2 नहीं 3 भेद होते हैं। और तीसरा भेद क्या है, अयोग वाह, जिसे यहां हम क्या कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। तो आप तो इसका प्रयोग कर रहे हो, मैंने तमाम शब्द आपको दिखाए, इसीलिए 2 भेद नहीं मानोगे। जब ऑप्शन में 3 होगा, राइट आंसर 3, और जब 3 नहीं होगा तब राइट आंसर 2 होगा। विद्वान नहीं बनना है, भर्ती होना है, और भर्ती होने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, विद्वान लेखक साहित्यकार की पोस्ट नहीं निकलती है। इसके बाद में तीसरा क्या है, हलंत। संस्कृत में हलंत को भी अयोग माना गया है। ये जो आड़ी तिरछी रेखा होती है ना, इसी को हलंत कहते हैं। ये आधे व्यंजन, शुद्ध व्यंजन को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहां शब्द आ गया हमारा पाठ्य, दूसरा शब्द आ गया मिट्टी, इसके बाद एक और शब्द आ गया वरण, इसके बाद द्वारा, यहां पे शब्द आ गया गद्य, इसके बाद पद्य, विद्यालय, क्लियर, विद्वान। एनसीईआरटी की बुक में ये सारे शब्द ऐसे लिखे मिलेंगे आपको, और यही शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी भी यही है। अब मान के चलो विद्यालय एक तो आपको ये दे दिया और एक ये दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताओ दोनों में से कौन सी है। एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन आपका है नीचे वाला। तो एक ऑप्शन आपको ये दिया, एक ये शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो ऊपर वाला ही शुद्ध वर्तनी है। वो ऊपर वाला शुद्ध वर्तनी इसलिए है क्योंकि वो खुद बता रहा है बेटे कि ये दे और ये से मिलके बना। तो यहाँ ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो यानी कि वहां आधा दे और ये पहले वाला हमेशा आधा होता है, ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। क्लियर? तो इसीलिए ऊपर वाली वर्तनी विद्वान में ये वाला विद्वान राइट आंसर माना जाएगा जब वो इस विद्वान को भी आपके साथ देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये बात एक ही है, इसका भी आप उच्चारण वही करोगे, इसका भी। तो आधा कौन सा हुआ? आपके अनुसार आधा वह था, लेकिन आधा यहाँ दे है। ऊपर वाला पहले वाला हमेशा संयुक्त व्यंजनों में जब 2 व्यंजन एक साथ आ जाए, ऊपर वाला पहले वाला हमेशा आधा होता है और नीचे वाला बाद वाला हमेशा पूरा होता है, जबकि आप समझते हो उल्टा। तो यहां इस हलंत का भी हम क्या है प्रयोग कर रहे हैं। किसके रूप में कर रहे हैं? हलंत के रूप में इन तमाम शब्दों में। चौथा क्या है हमारा योगवा? चौथा योगवा है अर्धचंद बिंदु।
कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये तो विराम चिन्ह है। ये अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह होता है। किसका होता है? इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? आंख में। क्लियर? दूसरा अंधेरा, अंधेरे में भी तो प्रयोग हो रहा है। ठीक है। हुंकार, हुंकार में भी इसी का प्रयोग होगा। इसके बाद में दांत, गांव, चांद, इन सब में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुल कितने हुए? 4। एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा हलंत और चौथा ये हुआ। तो ये अपने आप में क्या था हमारा टॉपिक? ये टॉपिक था हमारा वर्ण का तीसरा भेद, और वो तीसरा भेद क्या था? अयोगवा। हो गया कंप्लीट। एक बार नजर दौड़ाओ इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिकली होते हैं, लॉजिक के साथ समझना है। अब ये देखना है आपको इस अनुस्वार की कंडीशन। ये वाला जो अनुस्वार आया है ना, अब इससे भी क्वेश्चन बनता है अलग तरह का। अब उस क्वेश्चन की तैयारी करो कि यहां पर ये जो आया है ये किस वर्ण के स्थान पे आया है। किसी ने किसी वर्ण है। संसार क्या बोल रहे हैं? आधा न। ठीक है। तो यहां प्यारे बच्चों संहार न, संजय न के स्थान पे। अब ये देखो नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये एक होते हैं प्यारे बच्चों अनुनासिक वर्ण। क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण होते हैं। और ये जो अनुनासिक वर्ण है इनको हम कहते हैं पंचम अक्षर। इसी को कहते हैं पंचम वर्ण। क्लियर? ये सारे एक ही नाम है। अनुनासिक वर्ण, पंचम अक्षर, पंचम वर्ण या अनुस्वर स्वर्ण, अनुस्वर वर्ण, अनुस्वर वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। ये सारी एक ही बात हुई भाई, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, इसी वजह से इसको पंचम अक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं। चूंकि ये जो 5 वर्ण होते हैं इनमें एक तो होता है हमारा ये, दूसरा होता है च वर्ग का ये अंतिम वर्ण, इसके बाद में ये ट वर्ग का अंतिम वर्ण, ये त वर्ग का अंतिम वर्ण और ये प वर्ग का अंतिम वर्ण। अब ये अपने आप में जो ये आधे आधे होते हैं ना, ये इस अनुस्वार के स्थान पे आते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूं मंगल, दूसरा मैंने प्रयोग किया यहाँ कंगना या कंगल, तो ये तो आया इसमें। इसके बाद में यहां मैं प्रयोग कर रहा हूं प्यारे बच्चों पतंजलि, और यहां जो है बिंदी आई वो इस वर्ण के स्थान पे। इसके बाद मैंने दूसरा प्रयोग किया व्यंजन, 2-2 के द्वारा मैंने एक शब्द लिया यहाँ पे खंड, और इसके बाद दूसरा शब्द लिया मैंने। जरूरी नहीं यही हो, क्योंकि इनका आप रोज प्रयोग कर रहे हो इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको करके। अब जैसे पंडित, ऐसे शब्द आ गया हमारे पास संजय, संहार या सन से, ऐसे शब्द आ गया संविधान। यहां पर ये जो अनुस्वार आया है ना, जो आपने अभी पढ़ा, वो इस आधे मैं के स्थान पे आया है, ये आधे न के स्थान पे आया है, ये आधे न के स्थान पे आया है, ये आधे य के स्थान पे आया, इसको य बोलते हैं, और ये इस प्यारे बच्चों ग के स्थान पे आया, इसको ग बोलते हैं। अब इसको क्या बोलोगे आप? मंगल। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, यहां ये लिखो। अब आप देखो उच्चारण करो, आप यही उच्चारण करोगे जो भी है। ठीक है। आप इस खंड को कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? ये इस खंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस पंडित को आप कैसे लिखोगे? इस पंडित को आप ऐसे भी लिखते हो। पतंजलि को कैसे लिखते हो आप? पतंजलि को यहाँ ऐसे भी लिखते हो। क्यों लिखा आपने? क्योंकि यहाँ जो ये बिंदी आई ना, ये इस वर्ण के स्थान पे आई। यहाँ जो खंड पे जो बिंदी आई ना, वो इसके स्थान पे आई। यहाँ पंडित में जो बिंदी आई वो इसके स्थान पे आई।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पर आया है किस शब्द में। तो यहां वो पूछेगा कि बताइए प्यारे बच्चों इसके कौन से दो रूप हैं। ठीक है, सम विधान की बताइए कैसे बना है। तो आप कहोगे ना सम और विधान मिलके बना है। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब नियम। जहां समान नियम दिया होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संविधान। हाँ, पेमेंट कट गया बेटे वो एक्टिव हो जाएगा। कई बार ना जिस टाइम आप पेमेंट करते हो तो वो फ्रीक्वेंसी में नहीं रहती चीजें, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक बिना कहीं फोन किए बिना कुछ किए आपका चलने लगेगा। जब भी आप फीस प्यारे बच्चों पे करते हो तो कई बार उसमें प्रोसेस में समय लगता है, वो पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ तो वो करवा देंगे, वो तो हमेशा होगा, अपने आप हो जाएगा हिमांशु। मैंने कहा ना एक ही दिन में देखो सारी समस्या का सोल्यूशन नहीं है भैया। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो दूर बैठे हुए, आप हम पे भरोसा कर रहे हो, हम इस मशीन पे भरोसा कर रहे हैं, तो मशीन जब तक हमारा साथ देगी तो प्यारे बच्चों आप हमारी तरफ से कोई गलती नहीं रहेगी। लेकिन कई बार मशीन में थोड़ा बहुत दाएं बाएं चीजें हो जाती हैं तो देखो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन का एक रिस्क यही है कि उसमें प्यारे बच्चों कई बार नेट की फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, नेट की स्पीड कम होती है। कई बार प्यारे बच्चों उसमें कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। भाई बैंक में आप जाते हो, क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैंक में गए जाते ही काम हो गया, बैंक वाले ने या किसी क्लर्क ने बोला ही नहीं कि सर्वर डाउन है, ठीक है, नेट चला गया है, लाइट चली गई है, कंप्यूटर खराब हो गया है, प्रिंटर सही प्रिंट नहीं कर रहा है। अब वही चीजें देखो यहाँ भी है, और वो मुश्किल से 1 या 2 बार ही होती है, 2-2.5 महीने में मुश्किल से। कई बार तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अभी जो पेमेंट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, आपके जैसे कम से कम 250 बच्चे होंगे जिनका पेमेंट कट चुका है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो आगे की क्लास के लिए तो नेट बचाना पड़ेगा ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों सारी चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम से व्यवस्थित मिलेगी, और उसमें ऑटोमेटिक जब ये तो अभी डेमो ही चल रही है, जब क्लास कंटिन्यू चलेगी तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। स्पीडोमीटर का भी ऑप्शन मिलेगा और उसमें क्वालिटी का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप प्यारे बच्चों उसकी क्वालिटी को कम या ज्यादा करके भी आप मेरी स्पीड को बढ़ा के, टीचर को आप अपने अनुसार बुलवाओ, मेरी स्पीड को बढ़ा के भी आप प्यारे बच्चों ये 1.5 घंटे की क्लास को 15 मिनट में सुन सकते हैं। पीसीएस में ये ध्यान रखना है धर्मेंद्र, जो हमारा लोअर और अपर वाला है प्री का, उसकी सारी हिंदी कंप्लीट होगी। मेंस में जो ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी है वो सारी कंप्लीट होगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हिंदी नहीं होगी। लेटर के, पत्र लेखन के, भाव संक्षेपण के और प्रशासनिक शब्दावली के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं कराऊंगा। ठीक है, गद्यांश से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं कराऊंगा। लेकिन जो प्यारे बच्चों लिखित के रूप में होगा, एस्से को जो लिखने वाली चीज होगी वो इस बैच में नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव बैच हमारा अलग आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की हिंदी, वो प्री की हो या मेंस की हो, उसमें जो भी आता है वो सारी चीजें इसमें होगा। चाहे यह लिटरेचर है, लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी हिंदी में आता है, चाहे वो आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, एनीथिंग किसी से भी हो, वो हिंदी के कवि लेखक रचना हो, एकांकी नाटक उपन्यास से हो, चाहे हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार हो, चाहे हिंदी में प्रथम स्थान किसका है, वो सारा हिंदी भाषा में भाषा बोली उपबोली वाले क्वेश्चन है। ठीक है, रस छंद अलंकार वाले क्वेश्चन है, सारा लिटरेचर था, काव्य है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है, वीरगाथा काल की 5 विशेषता बताओ, ठीक है, वो चीजें नहीं होगी। वो केवल आता किसके काम आता है, वो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे मेंस में, जिसने हिंदी को एक मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना होगा, वो वहां आएंगे। ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव जो हिंदी है वो सारी कराएंगे, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, चाहे वो प्यारे बच्चों आरएएस हो, आरपीएससी हो, चाहे वो प्यारे बच्चों यूपीपीसीएस हो, वो ऑब्जेक्टिव टाइप सारी हिंदी यहाँ से कवर होगी। तो ये समझ में आई बात। तो इनको क्या कहते हैं हम, अनुनासिक वर्ण, और इन्हीं को क्या कह रहे हैं, अनुस्वर वर्ण। कोई कंफ्यूज नहीं होना। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, 2 शब्द हुए, एक अनु और दूसरा क्या हुआ प्यारे बच्चों, नासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या हुआ, पीछे, और नासिका का अर्थ क्या हुआ, नाक। ये हमारा नाक है,
और नाक के पीछे हमारा मुख है। यानी कि जो मुख और नाक, जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित हो, जिसका उच्चारण करते समय मुख से भी और नाक से भी हवा निकलती हो, उसको कहते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? अनुनासिक। ये 5 के 5 क्या है प्यारे बच्चों? हमारे अनुनासिक वर्ण हैं। इन 5 वर्णों का जब भी उच्चारण करोगे ना, तो मुख से भी एयर निकलेगी और नाक से भी एयर निकलेगी। और नहीं यकीन आता तो उच्चारण करके देख लो। जैसे शब्द आ गया प्यारे बच्चों नमक, अब इसमें न भी आ गया, मैं भी आ गया। और नमक का जैसे उच्चारण करोगे आप, तो प्यारे बच्चों क्या है? नाक और मुख दोनों से एयर निकलेगी, नमक। शब्द आ गया मनोज, तो मनोज में जो मैं का आप उच्चारण करोगे ना, तो नाक और मुख दोनों से एयर निकलेगी, इसीलिए क्या कहा गया इसको? अनुनासिक। तो एक क्वेश्चन हमारा ये था। इसके बाद आते हैं स्वर के भेद, और ऐसे ही पढ़ेंगे फिर व्यंजन के भेद। ठीक है, स्वर के भेद। तीन भेद होते हैं, कुछ किताबों में 2 लिखे हुए हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्टेटमेंट पूछी जाती है बहुत बार और वहां कंफ्यूज हो जाते हो आप। दूसरा, जिन वर्णों का स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण हो, वो भी क्या कहलाता है? स्वर। स्वतंत्र पूर्वक मतलब बिना किसी दूसरे पर डिपेंड हुए। इनकी संख्या हिंदी में 11, संस्कृत में 13, प्राकृत भाषा है ये जैनियों की भाषा, 10 होती है। अब यहां जब हम 11 की बात करते हैं तो यहां कौन कौन से आते हैं? ए, आ, ई, उ, री। इसके बाद में ए, ओ और औ, ये वाले 11। और जब हम 13 की बात करते हैं, एक ये बड़े वाला री और दूसरा ये वाला। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? और जब हम 10 की बात करते हैं तो ये वाला री निकाल देते हैं। बात समझो, प्राकृत भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। जब हम उस 11 में से ये वाला री निकाल दे, लॉजिकली समझो बेटे, जब इन 11 में से ये वाला नहीं निकाल दे तो इनकी संख्या बचती है 10, और 10 होता है प्राकृत। और प्राकृत में जातक कथाएं, दंतक कथाएं लिखी गई। ठीक है, जैन धर्म के समय जो प्रचार प्रसार हो रहा था भाषा, वो थी क्या प्यारे बच्चों? प्राकृत। हमारे यहाँ सबसे पहले जो भाषा थी ना, वो थी संस्कृत। संस्कृत कन्वर्ट हुई पाली में, कन्वर्ट मतलब बदल गई, और पाली बदली प्राकृत में, प्राकृत बदली
अपभ्रंश में अपभ्रंश बदली अवहट में, अवहट बदल गई हिंदी में। क्लियर? तो इसीलिए हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत मानी जाती है, और हिंदी का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश भाषा से हुआ। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो प्राकृत में किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता? इस री वाले का प्रयोग नहीं होता। और संस्कृत में भी कौन से तो एक्स्ट्रा वर्ण हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में नहीं कर रहे थे? एक तो ये वाला बड़े वाला री, छोटा री बड़े री में अंतर क्या होता है? देखो, ये तो है छोटा री और ये है प्यारे बच्चों बड़े वाला री, एक और इसमें हमने ये लगा दिया। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऋषि पाल में। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऋतु में। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऋचा में। तो इसका मतलब ऋतु ऋचा, ये दोनों के दोनों शब्द तत्सम है, संस्कृत के हैं। और इसी ऋषि पाल को हम कैसे लिख रहे हैं? ऐसे भी लिख लेते हैं, ये इसी का ही रूप, बिगड़ा हुआ रूप है। इस से को इस रूप में लिख लिया, री को इस रूप में लिख लिया, लेकिन शुद्ध वर्तनी ये है। प्रयोग तो हम ये भी कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे री बड़े री में अंतर क्या आया? जब इस छोटे री में एक और री हम दे देंगे, ये वाला, तभी तो बड़ा री बनेगा। उसका प्रयोग 12वें वर्ण के रूप में कहाँ होता है प्यारे बच्चों? संस्कृत में। अब इस कंडीशन को समझो, ये तो री की कंडीशन थी। ये वाला जो संस्कृत में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? पितृ में। दूसरा कहाँ कर रहे हैं? तर्ण में। इसका प्रयोग और कहाँ हो रहा है? कृष्ण में। इसका प्रयोग और कहाँ कर रहे हैं? कर्प्या में। मैं तो ये 4 एग्जाम्पल दिया हूं, बाकी तो लाखों शब्द हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं। तो ये वाला जो रिया में ले तो हमने वैसे ही ले लिया भैया, मैंने इसमें दोनों में तय लिया, यहां मैंने कह लिया, यहां मैंने ले लिया। मेरा मतलब सिर्फ इससे है, इसको बताने का। इसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में होता है 13वें वर्ण के रूप में। तो संस्कृत में 13 स्वर और हिंदी में 11 स्वर। क्लियर? और हिंदी में कुल स्वर 11। क्लियर? हिंदी में लैंग्वेज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हिंदी में कुल स्वर 11 और हिंदी में स्वर 11। लेकिन जब वो हिंदी को गायब कर दे और पूछ ले कि कुल स्वर बताओ कितने हैं, और ऑप्शन में 11 भी है, 13, तो राइट आंसर 13 होगा, क्योंकि वो हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्वेश्चन में, वो कुल पूछ रहा है कितने स्वर हैं। तब आप क्या कहोगे? 13 कहोगे। प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग हम वास्तव में इस रूप में ही कर रहे हैं। इसको ना ये इसी वर्ण के रूप में मानते हैं, स्वर होता है ये, ठीक है। यहां आप लिखोगे पितृ में कि ये बताओ क्या है, तो आप कहोगे कि ये वाला री है। वर्ण विन्यास भी तो करना पड़ेगा, तो इसको क्या ऐसे लिख दोगे आप? वो करके जब वर्ण विन्यास करोगे, ये प्यारे बच्चों क्या है? पहले ये आधा पे है, ये छोटा ई है, ये आधा ते है, और ये वाला ये री है। तो इसीलिए इसका प्रयोग हम इसी वर्ण के रूप में करते थे। लेकिन यहां पर अगर इन 11 में ये 2 और मिला दे, तो प्यारे बच्चों इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 13, और ये 13 संस्कृत में हुए। अब इन 11 में से एक इसको हम निकाल दे, इसको निकालते ही इनकी संख्या बच जाएगी 10, और इन 10 का प्रयोग करते हैं हम प्राकृत भाषा में। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादा नहीं। अभी हमारे पास 8 मिनट और हैं, ठीक है। चलो जी, अब पढ़ेंगे हम, वे तो थी डेफिनेशन, स्वर के भेद। 3 भेद होते हैं, ये जानी गई आप। स्वर क्या होता है? एक होता है हर्ष। क्या होता है? हर्ष स्वर, इसको बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है एक मात्रिक स्वर। दूसरा इसका नाम होता है मूल स्वर, और इन्हीं को कहते हैं लघु स्वर। देखो 4 नाम है, और जो भी जहां भी दिया है मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी। अब ये जो होते हैं ना 4, इनमें से एक तो होता है हमारा ये
ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 4। जो मैंने यहाँ इसके ऊपर डिजिट लिखी है तो समझ लो वो उसकी संख्या लिखी है। दूसरा जो भेद होता है वो होता है प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर का। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम होता है द्विमात्रिक। क्या होगा? द्विमात्रिक स्वर, यानी कि 2 मात्रा वाला। क्लियर? इसके बाद इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों हम संधि स्वर। क्या बोलेंगे? संधि स्वर, यानी कि इसमें 2 वर्णों के आपस में मेल होकर वर्ण बनता है, संधि स्वर कहते हैं इसी को। इसी का दूसरा एक और नाम होता है बड़े स्वर। क्या कहते हैं? बड़ा स्वर या बड़े स्वर। कौन कौन सा आएगा इसके अंदर? बड़े वाला आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, इसके बाद में यहाँ पे ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो गई? 7। 4 और 7 कितने होते हैं? 11। इसके बाद एक आता है तीसरा और वो होता है फलुत। और इस फलुत स्वर को का एक तीसरा नाम होता है द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। और इसी को बोलते हैं विशाल स्वर, जो बड़े सबसे बड़ा हो, विशाल स्वर। और इसी का ही एक और नाम होता है पवित्र स्वर। और इसके अंदर जो आता है वो आता है ये ओम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जब लिखते हैं तो कई बार ऐसे भी लिखा होता है। इसमें जो ये यहाँ 3 आया है ना, वो इस 3 इस बात को बताता है कि इसके उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ मिलके संख्या हो गई 11। और हिंदी में 11 ही अपने आप में हम स्वर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्यारे बच्चों संस्कृत में होता है, हिंदी में कभी नहीं होता। हिंदी में कुछ रीतिकालीन कवियों ने अपनी कविता में प्रयोग किया है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब ओम भूर्भुवः में ओम आ गया ना, ये ओम स्वर है, व्यंजन नहीं है। क्लियर? और इसी को हम पवित्र स्वर कहते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे पवित्र स्वर ये है। इसी को हम विशाल वर्ण के, इससे बड़ा कोई वर्ण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो समय लगता है ना, ए 1 सेकंड, आ 2 सेकंड, ओम 3 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक मात्र ही वर्ण है बेटी, बाकी नहीं है। ठीक है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसको कहते हैं हम हर्ष। और जिसमें प्यारे बच्चों इसका डबल समय लगता है उसको कहते हैं हम दीर्घ। और जिसमें इसका 3 गुना समय लगता है उसको कहते हैं हम फलुत। अब इसी वजह से इसका नाम एक मात्रिक रखा गया। यहाँ पे क्या है? इसका नाम एक मात्रिक। इसका नाम क्या है? यहाँ पे द्विमात्रिक। और इसका एक और नाम क्या हुआ? त्रिमात्रिक। क्यों रख दिया? कि इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए क्या कहलाया? त्रिमात्रिक कहलाया। अगर इसमें आप 1 सेकंड लगाओगे तो यहाँ 2 सेकंड लगेगा, यहाँ 3 सेकंड लगेगा। तो इसीलिए मात्रा अर्थात उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, तो वो कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और फलुत 3 है। मूल स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर को। संधि स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को। बड़े स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को। ये 4 ही मूल स्वर कहलाते हैं अर्थात हर्ष। और इनके जो बड़े रूप हैं वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ। और इसको विशाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा, सबसे पवित्र है। अब इसको समझो दूसरे पेज पे, जो ये दीर्घ स्वर है ना अपने आप में, यहां
ये दो दो को मिला के बनता है। देखो ये जो आ बना है ये ए और ए को मिला के बना है, इसलिए इसको संधि स्वर कहा गया। ये जो बनता है छोटा ई को मिला के बनता है। ये जो बन रहा है छोटा ऊ, छोटे ऊ को मिला के बन रहा है। ये जो बनता है ये ए और ई को मिला के बनता है, इसको भी हम ऊपर ही लेंगे। तो ये प्यारे बच्चों ये तीन क्या कहलाए? ये कहलाए सजातीय स्वर। ये क्या कहलाए? सजातीय स्वर कहलाए। इसको भी ऊपर ही लेंगे। ये तीन क्या हो गए यहाँ? सजातीय स्वर। अब बच कौन कौन से गए हमारे पास? एक तो ये, एक ये और एक प्यारे बच्चों ये। अब ये जो बनता है ना, ये बनता है ए और ई को मिला के। ये बनता है ए और ए को मिला के। ये बनता है ए और छोटे ऊ को मिला के। और ये बनता है ए और औ को मिला के। क्लियर? अब इसमें देखो ये क्या है? अलग अलग है, इसी वजह से ये कहलाते हैं विजातीय स्वर। क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर। या एक और नाम है इसका, वो होता है विषम जातीय स्वर। इसी को क्या कहते हैं? विषम जातीय स्वर भी कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन कौन कौन से बने आपके? क्वेश्चन बना ये, हर स्वर कितने होते हैं? आप कहोगे 4। दीर्घ कितने होते हैं? 7। कुल स्वर कितने होते हैं? आप कहोगे 11। एक क्वेश्चन तो बना आपका ये। क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर आप कहोगे 4। सजातीय स्वर कितने होते हैं? सजातीय स्वर आप कहोगे 3। फिर क्वेश्चन बनता है विजातीय स्वर कितने होते हैं? आप कहोगे 4। और फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर हो गए प्यारे बच्चों 11। 4 और 3 7 और 4 11। तो ये अपने आप में पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं। क्लियर? ये एक जैसे वर्णों से मिलके बने थे, इसीलिए ये सजातीय कहलाए, अर्थात एक जाति के एक जैसे वर्ण। ये अलग अलग वर्णों से मिलके बने थे, इसीलिए ये विजातीय कहलाए। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। अब हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद, फिर पढ़ेंगे मुख आकृति के आधार पे प्यारे बच्चों स्वर के भेद। तो ये मात्रा उच्चारण के आधार पे जो स्वर के 3 भेद थे, हर्ष दीर्घ और फलुत, ये आज हमारा हो गया कंप्लीट। कल प्यारे बच्चों जीव की आकृति के आधार पे, मुख की आकृति के आधार पे अपने आप में प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है स्वर के भेद होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पे भी स्वर के भेद होते हैं। जब होठ गोल गोल घूम जाए तो हम ऊ औ का उच्चारण करते हैं, इसलिए वे वर्ताकार और अवर्ताकार भी कहलाते हैं। ऐसे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर भी होते हैं। संवर्त, विव्रत, ठीक है, अर्ध संवर्त, अर्ध विव्रत भी होते हैं। तो उस कंडीशन को कल क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों से लेते हैं इजाजत। कल मिलते हैं, स्वर के दूसरे भेदों की चर्चा करेंगे और व्यंजन के जो 5 भेद हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे और फिर आएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान पे। धन्यवाद। मैं कभी भी किताब नहीं पढ़ाता, किताब के अलावा चीजें पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ बेशक कल सैटरडे है बेटे, टॉपिक ही करेंगे, क्योंकि जब तक पूरा टॉपिक नहीं हो जाएगा तो कोई डाउट बनने का कोई सवाल नहीं है, और जब टॉपिक नहीं हो जाएगा तो प्रैक्टिस करने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले चूंकि जब फ्राइडे से बैच शुरू हुआ तो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे में हम प्रैक्टिस कराएंगे और पहले ये अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।